हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स और सुप्रारीनल ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये जो एड्रीनल और सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, देखो सुप्रा यानी कि ऊपर प्रेजेंट होगी, रीनल यानी रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या होंगी, ये ग्लैंड जो किडनी होती है इसके ये अबाउ ऊपर की तरफ इसकी सुप्रा पोजिशन के अंदर प्रेजेंट होती है एड्रीनल ग्लैंड्स। इसके अलावा कुछ इसके अगर हम बात करें कि इसकी पोजीशन एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, अ पेयर ऑफ येलोइश कलर्ड कोनिकल स्मॉल साइज ग्लैंड होती है। ठीक है, येलोइश कलर्ड कोनिकल होती है, ये ऊपर से ये ऐसे हमें कोन लाइक नजर आती है। स्मॉल साइज ग्लैंड होती है, ईच अबाउट 4 to 8 ग्राम इन वेट होती है। ठीक है, 4 to 8 ग्राम इन वेट मिलेंगी ये। एंड इनको जो है बोला जाता है 4S ग्लैंड। ठीक है, 4S ग्लैंड क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो फंक्शंस है मेनली ये जो इनका फंक्शन है ये इन्वॉल्व होती है शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर, साल्ट रिटेंशन के अंदर, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेक्स हार्मोन सीक्रेशन। ये इनकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, 4S ग्लैंड बोला जाता है। इन चार फंक्शंस की वजह से या फिर चार इन जो प्रोसेसेस है इनकी वजह से। अगर हम इसको इंटरनली देखें, हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें इसको, तो ये जो है हिस्टोलॉजिकली हमें कुछ ऐसी नजर आएगी अंदर से, अगर हम इसका सेक्शन कट करके देखें या फिर ये ऐसी नजर आएगी। तो अगर हम हिस्टोलॉजिकल देखें तो इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट पोर्शन होते हैं, दो अलग अलग पोर्शंस होते हैं। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एड्रीनल ग्लैंड्स डिफ्रेंशिएट इनटू टू स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन्स। ये दोनों के दोनों रीजन्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों रीजन है वो अलग अलग हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगे और वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अ लार्ज पेरिफेरली लोकेटेड एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर की तरफ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, कंप्राइजिंग 80 to 90% ऑफ द ग्लैंड। एंड ये जो कॉर्टेक्स है ये 80 to 90% ग्लैंड का कंप्राइज करता है। एंड अ स्मॉल सेंट्रली लोकेटेड एड्रीनल मेडुला। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एड्रीनल मेडुला प्रेजेंट है अंदर की तरफ। इसको अगर हम और एनलार्ज करके देखें तो इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। जो ये ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, इसको एक लेयर कवर करती है, इस लेयर को बोला जाता है कैप्सूल। ठीक है, बाहर की तरफ ये कैप्सूल प्रेजेंट है। इसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला, इसके अंदर दो पोर्शंस या फिर दो रीजन्स इतने इतने प्रेजेंट है। ये जो रीजन्स प्रेजेंट है ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो गया, एड्रीनल मेडुला, और इसके ऊपर का हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर फर्दर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये हो गया, एक यहाँ पे ये रीजन हो गया। तो यहाँ पे 3 रीजन्स फर्दर प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट है यहाँ पे जोना ग्लैम्रुलोसा, जो सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। सेकेंड वन इज द जोना फेसिकुलेटा, ये सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली कोर्टिसोल। एंड थर्ड वन इज द जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट एंड्रोजन्स, ये क्या करता है, जो सेक्स हार्मोन्स और एंड्रोजन्स होते हैं उनको सिक्रीट करता है। तो ये 3 पोर्शंस जो है यहाँ पे, 3 रीजन्स जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एड्रीनल मेडुला की, एड्रीनल मेडुला जो है ये एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें एड्रीनल मेडुला को, एड्रीनल मेडुला जो होता है ये होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एंड जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, एड्रीनल मेडुला एक्टोडर्म होगा एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे हिस्टोलॉजी की और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, ये कैसा दिखेगा और कौन कौन से हॉर्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट होंगे। अब हमने देख लिया कि जो कॉर्टेक्स है मेनली ये कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करता है, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, या फिर यहाँ पे
एंड्रोजन्स हो, तो ये मेनली कोर्टिकोइड्स सिक्रीट करता है और कलेक्टिवली इन हॉर्मोन्स को कोर्टिकोइड्स ही बोला जाता है। कॉर्टिकॉइड्स यानी जितने भी हॉर्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है उनको कलेक्टिवली कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। और ये अबाउट 40 डिफरेंट हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है 40 डिफरेंट हॉर्मोन्स ये सिक्रीट करता है। मेनली स्टीरॉयड हॉर्मोन्स भी होते हैं, डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन भी होते हैं। और जो अगर हम बात करें इन हॉर्मोन्स को या फिर इन कॉर्टिकॉइड्स को फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स। ये 3 कैटेगरी जो है ये आती है कॉर्टिकॉइड्स की, या फिर हम बोल सकते हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ये हार्मोन है 3। ठीक है, ये 3 हॉर्मोन्स मेनली यहाँ पे, ये 3 कैटेगरीज के हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट किए जाएंगे। वन बाय वन अब हम इन जो कॉर्टिकॉइड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर एल्डोस्टेरोन एक ये हार्मोन होता है, एक होता है 11 डिऑक्सीकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये मेन हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर। एल्डोस्टेरोन इसमें से 90% जो है ये फॉर्म करता है, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की जो एक्टिविटी है वो उनमें से 90% एल्डोस्टेरोन जो है परफॉर्म करता है। नॉर्मल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें इसकी 6 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड इसकी नॉर्मल एक तरह से कंसंट्रेशन होती है। एंड इसका सिक्रीटरी रेट होता है 150 to 250 माइक्रोग्राम पर डे। ये इसका सिक्रीटरी रेट होता है। सिक्रीट कहाँ से की जाएंगे, अभी हमने 3 पोर्शंस देखे थे यहाँ पे। ठीक है, हमने कॉर्टेक्स के 3 पोर्शंस देखे थे, उनमें से जो जोना ग्लैमरोसा होगा वहां से सिक्रीट किया जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर एल्डोस्टेरोन और 11 डिऑक्सीकॉर्टिकॉइड्स। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लैमरोसा से सिक्रीट किए जाएंगे। स्टिमुलेट कहाँ से होते हैं, कैसे स्टिमुलेट होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं, इनकी जो सिक्रीशन है स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज इन सोडियम। ठीक है, डिक्रीज इन सोडियम लेवल और इंक्रीज इन पोटेशियम लेवल इन ब्लड। जब भी सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा एंड पोटेशियम का लेवल सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, सोडियम का लेवल जब डिक्रीज होगा एंड पोटेशियम का लेवल जब इंक्रीज होगा, उस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन जो है ये क्या किया जाएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट किया जाएगा या फिर इसकी सिक्रीशन स्टिमुलेट होगी। इसके अलावा ये स्टिमुलेट होता है ACTH एंड एंजियोटेंसिन के थ्रू। ठीक है, हम ये फर्दर जो अपकमिंग स्लाइड्स है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। तो ये ACTH एंड एंजियोटेंसिन के थ्रू भी क्या होता है, यहाँ पे स्टिमुलेट किया जाता है, इसकी सिक्रीशन स्टिमुलेट की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, नेक्स्ट है इसके फंक्शंस के अंदर ये जो हॉर्मोन्स है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मेंटेन हाइपरनेट्रीमिया मेंटेन करके रखेंगे। हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, सोडियम का हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल सोडियम का किसके अंदर, ब्लड के अंदर एंड ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ सोडियम ये मेंटेन करके रखेगा, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया ये मेंटेन करके रखेगा। एंड हाइपोकैलेमिया होता है लो लेवल ऑफ पोटेशियम आयंस इन ब्लड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लो लेवल मेंटेन किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो ये कौन मेंटेन करता है, ये एल्डोस्टेरोन मेंटेन करके रखता है या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन कैसे होता है ये, बाय इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो आएगा। ठीक है, नेफ्रॉन से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आएगा, अब वहां से क्या करेगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेगा। जैसे कि अगर हम बात करें ये बोमन्स कैप्सूल हो गया, यहाँ से PCT और ये फर्दर जो लूप ऑफ हेनले ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है।
यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। अब यहाँ से फिल्ट्रेट यहाँ से जो फिल्टर होके आएगा उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में यहाँ पे पीसीटी में आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मेनली रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो इन सोडियम आयंस का यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा स्लाइवा से, बाइल एंड स्वेट ग्लैंड से भी इनका क्या कर लिया जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी रीएब्जॉर्प्शन तो होता है लेकिन ये इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम का सीक्रेशन इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय इंक्रीजिंग काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम थ्रू डीसीटी। जो यहाँ से अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे पीसीटी यहाँ पे प्रेजेंट होगा लूप ऑफ हेनले, एंड लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे डीसीटी प्रेजेंट होगा। तो डीसीटी के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डीसीटी के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम का जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम का काउंटर ट्रांसपोर्ट, एंड साथ में कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, कलेक्टिंग टिब्यूल प्रेजेंट होगी। तो कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर एंड डीसीटी के अंदर इनका काउंटर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय एक्टिवेटिंग सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम का काउंटर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन की बात हो गई कि ये हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया मेंटेन करके रखता है। सो एल्डोस्टेरोन इज कोल्ड साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, क्योंकि साल्ट को यानी कि सोडियम आयंस को नेफ्रिक फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। साल्ट का या फिर सोडियम आयंस का रिटेंशन करता है। इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन ऑफ ECF। अब ECF के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। अब इसकी वजह से जो रीनल ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एंड आर्टीरियल प्रेशर, जिसको बोलते हैं प्रेशर डायरेसिस, तो यहाँ पे प्रेशर डायरेसिस जो है हो जाएगा, यानी कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और इसको प्रेशर डायरेसिस बोलते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड साइटोप्लाज्म। अब ये बॉडी फ्लूइड के अंदर एंड साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करके रखते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एक तरह से बॉडी फ्लूइड्स को साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, सेल के आउटसाइड एंड इनसाइड, ये क्या करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। एंड कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर्स एंड नर्व फाइबर्स। इसके अलावा जो कंट्रोल होता है ट्रांसमिशन का, एक्शन पोटेंशियल का, मसल फाइबर्स एंड नर्व फाइबर्स। अब मसल फाइबर्स एंड नर्व फाइबर्स के अंदर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, तो उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स के। इसके अलावा इनको लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है इनको। ओवरऑल हम बोल सकते हैं इनके फंक्शंस के अंदर ये एक तो वाटर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, मेंटेन वाटर को ये मेंटेन करके रखेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस करके रखेंगे ब्लड वॉल्यूम के अंदर। इन हॉर्मोन्स की या फिर मिनरलोकोर्टिकोइड्स की या तो इनकी हाइपर सिक्रेशन हो जाए या तो इनकी हाइपो सिक्रेशन हो जाए, तो उस कंडीशंस के अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें डेफिशिएंसी के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड्स। यहाँ पे मिनरलोकोर्टिकोइड्स की जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो गई है, तो ये हाइपोएड्रिनलिज्म कोज करेगी। इसके अंदर एक डिजीज होती है एडिसन डिजीज। इस लो कंसंट्रेशन की वजह से या फिर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड्स की वजह से एडिशन डिजीज कोज हो जाती है। मेनली ये एल्डोस्टेरोन की वजह से होती है और ये करेक्टराइज की जाती है, इसके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ब्रोंज लाइक स्किन कलरेशन हो जाती है।
हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। एंड हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम की जो पोटेशियम आयंस थे वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर आएगा यहाँ पे, हाइपर कैलेमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा एंड हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, यानी कि सोडियम की तो यहाँ पे लो हो जाएंगे सोडियम आयंस तो, एंड पोटेशियम आयंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। इसके अलावा हमने नॉर्मल फंक्शन की कंडीशन में देखा था हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया। तो ये जो कंडीशन है ये अपोजिट हो गई यहाँ पे। लो ब्लड शुगर, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर इन यूरिन, ठीक है। जो सोडियम आयंस है एंड वाटर है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, माइल्ड एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। माइल्ड एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि जो H+ आयंस है ECF के अंदर उनकी वजह से हो जाएगा, ठीक है। H+ आयंस की वजह से जो कि ECF के अंदर प्रेजेंट है। नर्वस डिप्रेशन, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, लो ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट। अब इस लो ब्लड वॉल्यूम की वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एंड कार्डिक आउटपुट एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा एंड डायरिया कोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एडिशंस डिजीज के। कोज क्या होता है इस एडिशन डिजीज का, इसका मेन कोज होता है डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन प्राइमरी एट्रोपी, ये कोज करता है। ये जो डेफिशिएंसी होती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, ये क्या कोज करती है, प्राइमरी एट्रोफी कोज करती है, जो कि 80% केसेस इसी के होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी के अंदर। क्यों होती है, ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है ये, यानी कि खुद की बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से, बट मे बी ड्यू टू कैंसरस ग्रोथ ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई कैंसरस ग्रोथ हमें नजर आए या फिर उस पेशेंट के अंदर हो जाए, तो उसके अंदर भी ये एडिशन डिजीज जो है देखने को मिलती है। डेथ जो है वो हो सकती है अगर ये अनट्रीटेड रहे 4 days to 2 weeks, इसके अंदर इसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो पेशेंट होगा उसको सर्कुलेटरी शॉक भी हो सकता है, कि इसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो जाएगी इस हाइपरकैलेमिया की वजह से। किसकी वजह से, हाइपरकैलेमिया की वजह से। तो ये हो गई जो एडिशन डिजीज हो गई, यानी कि हाइपोसिक्रेशन हो गई। एंड अगर हाइपर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हाइपर एड्रेनलिज्म। इसके अंदर एल्डोस्टेरोनिज्म डिजीज है, डेफिशिएंसी है, ये कोज हो जाएगी एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। एक्सेस हो जाएगी एल्डोस्टेरोन की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे इस डेफिशिएंसी के, हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि हाई क्या हो जाएगी यहाँ पे सोडियम आयंस होंगे। हाइपोकैलेमिया, एंड यहाँ पे हाइपोकैलेमिया का मीनिंग है लो पोटेशियम आयंस। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगी। एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। फ्यू मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम इन यूरिन, एंड सिर्फ कुछ मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम जो है वो यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीट किया जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए यहाँ पे एल्डोस्टेरोनिज्म के। एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ये इसका कोज क्या होता है, मेन इसका कोज होता है ट्यूमर ऑफ जोना ग्लैमरोसा, ठीक है। जो एल्डोस्टेरोन है ये जोना ग्लैमरोसा से जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का रीजन, उससे सिक्रीट होता है। तो उसके अंदर अगर ट्यूमर कोज हो जाए तो इसकी वजह से भी एल्डोस्टेरोनिज्म जो केस है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है ड्यू टू फेलियर ऑफ नर्वस ट्रांसमिशन, क्योंकि ये जो एल्डोस्टेरोन है ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन करने में कंट्रोल करता है नर्व फाइबर्स एंड मसल फाइबर्स के अंदर। तो वो कंट्रोल जो है यहाँ पे फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। अब रेगुलेशन की अगर हम बात करें कि ये जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इसका रेगुलेशन कैसे होगा, ये होती है RAA पाथवे के थ्रू, जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ठीक है। रेनिन यहाँ पे किडनी से सिक्रीट होगा, एंजियोटेंसिन यहाँ पे सिक्रीट होगा लीवर से, एंड एल्डोस्टेरोन यहाँ पे
एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होगा। तो ये जो है यहाँ पे ये तीनों के तीनों एक पाथवे के अंदर काम करते हैं, इनका रेगुलेशन होता है। कैसे होगा? वेरी फर्स्ट डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, वाटर लो हो गया, यहाँ पे वाटर लो हो गया, सोडियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, सोडियम आयंस भी कम हो गए और हेमरेज यहाँ पे हो सकता है। अब ये जो है ये डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने के बाद ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है किडनी की, ये हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के अंदर, ठीक है, एक्सक्रीशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये, जिसके अंदर हम किडनीज के स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब ये डिस्कस करेंगे। तो जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है किडनी की, वो क्या करेंगे? रेनिन सिक्रीट करेंगे। ये हार्मोन होता है रेनिन, जो किडनी से सिक्रीट होता है, ये रेनिन यहाँ पे सिक्रीट होगा। अब ये रेनिन क्या करेगा? यहाँ पे ये एंजियोटेंसिन 1 को इंक्रीज कर देगा। साथ में लीवर से क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट होगा, एंड ये एंजियोटेंसिनोजन इस रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये क्या करेगा? लंग्स के अंदर जाके यहाँ पे ACE प्रेजेंट होता है, मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो कन्वर्ट कर देगा ये 1 को 2 के अंदर, तो एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब इस एंजियोटेंसिन 2 की वजह से फर्स्ट यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है स्टिमुलेट होगी, साथ में यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी आर्टरियोल्स की। ये भी हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के अंदर, किडनी वाले सेक्शन के अंदर। तो ये यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स अब क्या करेगा? ये एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, जोना ग्लोमेरुलोसा से जो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, उसका क्या कर देगा? ये सिक्रेशन इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने की वजह से किडनीज के अंदर सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो गया, एंड इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड H+ आयंस इनटू यूरिन। यूरिन के अंदर पोटेशियम एंड H+ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे सीक्रेट होने। अब इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, अंटिल इट रिटर्न्स टू नॉर्मल। नॉर्मल तक ही ये इंक्रीज होगा, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और ये जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी आर्टरियोल्स की, ये भी क्या करती है? ब्लड प्रेशर को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। और यहाँ पे जो ये K+ और H+ आयंस सिक्रीट होना स्टार्ट हुए थे, इंक्रीज्ड K+ आयंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से भी क्या होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स में से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट यहाँ पे रेगुलेशन है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन का थ्रू RAA पाथवे। इसके अलावा 4 डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं जिनके थ्रू एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन जो है रेगुलेट की जाती है। फर्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होता है K+ आयंस को फ्लूइड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करके, ठीक है, ये हो गया। K+ आयंस की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी जाए, ठीक है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? डिक्रीज हुई है, तो जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है? एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो सकता है, यानी कि एल्डोस्टेरोन की रेगुलेशन हो सकती है। या फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाए। नंबर 2 ये था सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन, एंड नंबर 3 एंजियोटेंसिन 2 जो है ये इंक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर, जो क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करे। या फिर यहाँ पे एक और पाथवे आता है ACTH के थ्रू। ACTH जो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, ये भी क्या कर सकता है? जो एल्डोस्टेरोन है उसका सिक्रीशन को रेगुलेट करके रख सकता है। आउट ऑफ दीज जो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इन जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इन सब में से जो पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? सबसे ज़्यादा रेगुलेट करती है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए।
तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद सेकंड जो है कैटेगरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर मेनली कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन, डिहाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन एंड प्रेडनिसोन, ये हॉर्मोन्स जो है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंडर आते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कोर्टिसोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है या फिर प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, जो कि अबाउट 95% जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगर हम इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें ब्लड के अंदर तो ये होती है 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ये इसकी कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर। और ये सीक्रेट होते हैं जोना फेसिकुलेटा से। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हमने डिस्कस किए थे, 3 पोर्शन थे, 3 रीजन्स थे, जिसके अंदर सेकंड रीजन था यहाँ पे जोना फेसिकुलेटा। एंड इस जोना फेसिकुलेटा से क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। तो इसके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। तो फंक्शंस के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका फंक्शन होता है। प्राइमरली नीड होती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसको अगर हम बात करें, इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के रेट को इंक्रीज कर देता है। अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन तो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मेशन है प्रोटीन से, प्रोटीन्स इनटू शुगर्स, ये क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। या फिर हम इसको बोलते हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है उनसे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स की फॉर्मेशन को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है, जो कि लीवर के अंदर होता है। तो ये इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एज मच एज 6 to 10 फोल्ड्स। 6 to 10 फोल्ड्स क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है मेनली बाय मोबिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू, ठीक है। एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू से क्या हो जाएगी, यहाँ पे अमीनो एसिड्स की मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी मेनली फ्रॉम द मसल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मेनली मसल से आएगी जो क्या करेगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगी। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं 50% तक, अबाउट 50% तक ये इंक्रीज कर देंगे, यानी कि जो नॉर्मल था उससे ये 50% इंक्रीज कर देंगे। और इस कंडीशन को बोला जाता है एड्रीनल डायबिटीज। इस कंडीशन को बोला जाता है एड्रीनल डायबिटीज, जो कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन को नॉर्मल से 50% इंक्रीज कर देंगे, तो ये एड्रीनल डायबिटीज कोज कर सकता है। डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, अब प्रोटीन क्या करना स्टार्ट कर देंगे, शुगर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स, क्योंकि सेलुलर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, शुगर्स फॉर्म कर रहे हैं अपने आप को ब्रेक कर करके, तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सेलुलर प्रोटीन्स का, लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ प्रोटीन स्टोर्स। तो प्रोटीन स्टोर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे इन इसेंशियली ऑल द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द लीवर। लीवर को छोड़ के बाकी जो बॉडी की सेल्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन स्टोर्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका फंक्शन है इंक्रीज्ड लीवर प्रोटीन। अब हमने देखा था कि सारी सेल्स जो है बॉडी की वो क्या कर, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स रिड्यूस हो जाएंगे, प्रोटीन्स जो है वो कम हो जाएंगे, एक्सेप्ट लीवर के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन इंक्रीज हो जाएंगे। एंड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, उन एंजाइम्स का सिंथेसिस इंक्रीज होगा जो कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं।
increased mobilization of fatty acids from adipose tissue causing increased concentration of fatty acids in the plasma and fatty acids भी क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे एडिपोज टिश्यू से, जो कि क्या कर देंगे प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। Cortisol also has a ketogenic effect due to fat metabolism. फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से इसके अंदर कीटोजेनिक इफेक्ट भी होता है। कीटोजेनिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोनिक बॉडीज या फिर कीटोन बॉडीज, कीटोनिक बॉडीज की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा ये रजिस्ट करता है, रजिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल और इवन मेंटल स्ट्रेस लाइक ट्रोमा ऑफ ऑल टाइप्स, इन्फेक्शन, सर्जिकल ऑपरेशंस, इंटेंस हीट और कोल्ड। तो इनको ये क्या कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है, डिफरेंट टाइप की फिजिकल और मेंटल जो एक्टिविटीज है, कंडीशंस हैं, उनको ये क्या कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है। These have एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक एक्शंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक एक्शंस होते हैं। सो दिस कोज रैपिड रिजोल्यूशन ऑफ द इन्फ्लामेशन जो होता है उसकी ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, रैपिड रिजोल्यूशन स्टार्ट कर देगा उसका, एंड इंक्रीज्ड हीलिंग को इंक्रीज कर देगा। दीज स्टेबलाइजर्स द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट द रिलीज ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम्स को जो लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, लाइसोजाइमल मेम्ब्रेन को ये स्टेबलाइज कर देगा ताकि यहाँ पे जो अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो रिलीज ना हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक एक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। कोर्टिसोल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इसिनोफिल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स एंड जो इसिनोफिल्स हैं ब्लड के अंदर उनको क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। सो डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, सो इम्यूनिटी टू माइक्रोब्स। तो ये क्या कर देगा, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, माइक्रोब्स के लिए डिक्रीज हो जाएगी। So glucocorticoids are useful in transplantation to prevent immunological rejection, ठीक है। जब ट्रांसप्लांटेशन होती है हमारी खुद की बॉडी क्या कर सकती है, उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को रिजेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर क्या कर सकती है, अपने एक तरह से एंटीबॉडीज बना के उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, ये उसके अंदर भी क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शंस को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। कोर्टिसोल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देंगे, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन से फैट्स की एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ऑल्सो हैव सम मिनरलोकोर्टिकोइड्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ मिनरलोकोर्टिकोइड्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो होती है, सोडियम आयंस को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वाटर रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा थ्रू डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड रीनल ट्यूब्यूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। लास्टली दिस कंट्रोल द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को भी ये कंट्रोल करके रखते हैं ऑफ ब्लड वेसल्स एट इंजरी टू काउंटर द ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, ताकि वहाँ पे क्या हो, ब्लड प्रेशर जो इंजरी की साइट है वहाँ पे क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, तो ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज ना हो, तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं कोर्टिसोल के, जो कि कोर्टिसोल या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स परफॉर्म करते हैं। कोर्टिस्टेरॉइड्स ड्रग्स भी यूज की जाती हैं, जैसे कि अस्थमा है, आर्थराइटिस है, इनके अंदर कोर्टिसोल डिजीज जो है ये भी यूज की जाती है। एंड नेक्स्ट है इसकी, या तो इसकी इस हार्मोन की या तो इसकी हाइपर सिक्रेशन होगी या तो इसकी हाइपो सिक्रेशन।
या तो ये कम सिक्रीट होगा तो डेफिशिएंसी हो सकती है, ज़्यादा सिक्रीट होगा तो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर हाइपर एड्रेनलिज्म की, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, ज़्यादा सिक्रीशन हुई है। तो इस कंडीशन के अंदर कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यहाँ पे ओवर सिक्रीशन हो जाए कोर्टिसोल की, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, जो करेक्टराइज किया जाता है हाई शुगर लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो गया है, लॉस ऑफ शुगर इन यूरिन। अब ब्लड के अंदर हाई है यहाँ पे, तो लॉस जो है शुगर का यूरिन के अंदर वो भी क्या हो गया यहाँ पे, हाई हो जाएगा। लॉस ऑफ वेट एज लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंज इनटू शुगर्स। अब शुगर्स के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट जो है वेट भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज प्रोटीन्स इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लीवर। हमने ये अभी डिस्कस किया था, नॉर्मल कंडीशन जो होती है इसके अंदर प्रोटीन का जो प्रोटीन स्टोर्स हैं, प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है सारे पार्ट्स के अंदर एक्सेप्ट लीवर। एंड साथ में यहाँ पे होती है डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डिपोजिशन डिक्रीज हो जाएगी बोन्स के अंदर, लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये कोज कर देता है, तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस कोज हो जाएगा, बोन्स की वीकनेस हो जाएगी, हाई सोडियम एंड लो पोटेशियम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, राइज इन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे राइज हो जाएगा क्योंकि हाई सोडियम है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, फेस जो है स्वेलन हो जाएगा, ठीक है, स्वेल कर जाएगा फेस, नेक एंड हैंड्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स बिलो द स्किन बॉडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स। स्किन के अंडर फैट की लेयर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जिसकी वजह से ये कैसे नजर आएंगे हमें, फेस, नेक और हैंड्स स्वेलन नजर आएंगे। The deposition of fats in thorax and abdomen causes buffalo torso condition, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये नॉर्मल नेक हो गई यहाँ से, और ये ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ये जो कंडीशन ऐसे एक हम्प बन जाएगा जिसको बोलते हैं बफेलो टोर्सो कंडीशन, वाइल फेस कॉजेज मून फेस कंडीशन। फेस जो है मून फेस कंडीशन शो करेगा। तो ये कंडीशंस होती हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। अगर हम देखें कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन कैसे हमें नजर आएगा, एंड कोज इसका होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया की वजह से कोज होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के, क्योंकि ACTH की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ACTH की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। अब अगर हम कंडीशन को देखें तो इस जो पर्सन होता है डिजीज्ड कुशिंग सिंड्रोम के साथ, उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया हमें ऐसा नजर आएगा, रेड फेस नज़र आ रहा है, यहाँ पे फेस जो है स्वेल हो गया है, एंड इसके अंदर ये जो यहाँ पे हमने बात की थी कि बफेलो टोर्सो कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ऑडिमा हो गया यहाँ पे, फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज हो गई है, मून लाइक फेस हो गया यहाँ पे, एंड साथ में यहाँ पे मेल्स के अंदर कंडीशन होती है गाइनोकोमास्टिया, जिसके अंदर क्या होगा, कुछ फीमेल्स के करेक्टरिस्टिक जो है जैसे कि इनलार्ज हो जाती, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएगी, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है नजर आएंगे। फैट डिपोजिशन जो है एब्डोमन के अंदर जो है इंक्रीज हो जाती है, एंड बैक ऑफ नेक के अंदर तो बफेलो हम्प बन जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये कोज करता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स के लिए जो बोन्स है वो और ज़्यादा प्रोन हो जाती है, थिन स्किन हो जाती है, फीमेल्स के अंदर एमिनोरिया कंडीशन ये कोज करता है। तो ये सारे के सारे जो कंडीशंस है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स, ठीक है। ये कॉर्टिकॉइड्स की थर्ड टाइप है, थर्ड कैटेगरी है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, एंड स्पेसिफिकली ये जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स हैं वो आएंगे एंड्रोस्टेनिडायोन, एंड्रोस्टेरोन, एपीएंड्रोस्टेरोन एंड डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन। ये हॉर्मोन्स होते हैं जो कि सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स होते हैं। इसके अलावा बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट जो है ये फीमेल हॉर्मोन्स की भी देखी जाती है, लाइक ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन और आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। सिर्फ स्मॉल अमाउंट है यहाँ पे
फीमेल हॉर्मोन्स की। इनमें से अगर हम देखें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसका फंक्शन भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की कि इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि ये सेक्स कॉर्टिकोइड्स हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या कर देंगे, ये उनकी डेवलपमेंट को इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सारे के सारे फंक्शंस को ये क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, इन फंक्शंस की डेवलपमेंट कर देंगे ये। फीमेल्स के अंदर जैसे कि ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर इज मेनली ड्यू टू एक्शन ऑफ एड्रीनल एंड्रोजन्स। ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो एड्रीनल एंड्रोजन्स होता है उसकी वजह से प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स जो है उनकी ग्रोथ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, या तो इसकी हाइपर सिक्रेशन हो सकती है या तो इसकी हाइपो सिक्रेशन हो सकती है, यानी या तो ये कम सिक्रीट होगा तो भी डिजीज कोज कर सकता है, ज़्यादा अगर सिक्रीट होगा तो भी ये डिजीज कोज कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे हाइपर सिक्रेशन की। हाइपर सिक्रेशन के अंदर क्या होगा, मेल टाइप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, मेल टाइप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यहाँ पे नजर आएंगे, लाइक फेशियल हेयर्स, hoarse voice, growth of clitoris to resemble a penis, body contour become male-like due to protein deposition in skin, appear in female while it causes gynecomastia in males। ठीक है, फीमेल के अंदर तो ये करेक्टर्स नजर आएंगे, लेकिन मेल के अंदर क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे गाइनकोमेस्टिया कंडीशन होगी। तो ये होता है हाइपर सिक्रीशन की वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसका सिंथेसिस कैसे होगा, कोर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स की हमने 3 कैटेगरीज की बात की थी, वो सिंथेसिस कैसे होगी, ये मेनली क्या होते हैं, यहाँ पे स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होंगे एड्रिनल कोर्टेक्स के, जैसे कि एल्डोस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, एंड्रोजन्स हो गया। तो ये किससे सिक्रीट होंगे, किससे सिंथेसाइज होंगे, ये होंगे कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज। कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज जब होंगे ये, तो हमने 3 रीजन्स की बात की थी एड्रिनल कोर्टेक्स के, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लैमरुलोसा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो जोना फेसिकुलेटा की सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर प्रेग्निनोलोन जो है सबसे फर्स्ट फॉर्म होगा, कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्निनोलोन फॉर्म हुआ। अब ये जो प्रेग्निनोलोन है ये प्रेग्निनोलोन फॉर्म करेगा एंड ये साथ में प्रोजेस्टेरोन फॉर्म करेगा। एंड ये जो 17OH प्रेग्निनोलोन है ये क्या करेगा, अगेन 17OH प्रोजेस्टेरोन फॉर्म करेगा, जो कि 11 डिऑक्सी कोर्टिकोसोल फॉर्म करेगा। ठीक है, 11 डिऑक्सी कोर्टिकोसोल फॉर्म करेगा एंड ये 11 डिऑक्सी कोर्टिकोसोल क्या करेगा, कोर्टिसोल फॉर्म कर लेगा। एंड जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन बना था ये फॉर्म कर लेगा 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन एंड दिस 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोल क्या कर लेगा, कोर्टिकोस्टेरोन फॉर्म कर देगा, सिंथेसाइज कर देगा। तो ये जोना फेसिकुलेटा के अंदर होता है। जोना ग्लैमरुलोसा के अंदर क्या होगा, ये जो प्रेग्निनोलोन था ये प्रेग्निनोलोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होगा। प्रोजेस्टेरोन है अगेन 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होगा एंड ये 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन जो है कोर्टिकोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ तक ठीक है, यही सेम स्टेप्स है कोर्टिकोस्टेरोन के अंदर एंड दिस कोर्टिकोस्टेरोन जो है एल्डोस्टेरोन के अंदर सिंथेसाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। एंड थर्ड वन इज द जोना रेटिकुलरिस, जिसके अंदर ये जो प्रेग्निनोलोन है ये 7OH प्रेग्निनोलोन के अंदर कन्वर्ट होगा। देन ये क्या करेगा, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, ठीक है, DHEA फॉर्म कर देगा एंड ये जो DHEA है ये क्या करेगा, ये फॉर्म हो जाएगा एंड्रोस्टिनिडायोन के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रोस्टिनिडायोन के अंदर। तो ये सिंथेसिस होता है इनका एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का कोलेस्ट्रॉल से ये सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसके अंदर हमने मेनली 3 कैटेगरी डिस्कस की और इन 3 कैटेगरीज को कलेक्टिवली कॉर्टिकोइड्स बोला जाता है। और इन कॉर्टिकोइड्स के अंदर मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकोइड्स, ये 3 कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली है। इनके फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, इनकी हाइपर सिक्रेशन हाइपो सिक्रेशन डिस्कस कर ली है एंड इनका सिंथेसिस
डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स को, जो कि होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।